प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। दर्शकों, आज का जो विषय है वह है धुरंधर का बिजनेस। आप यह देखें कि 18वें दिन में धुरंधर ने शानदार सफलता अर्जित करते हुए करीब 700 CR से ऊपर का बिजनेस कर लिया है। यह क्या बताता है कि सबसे पहले तो यह बताता है कि ये जो यशराज फिल्मों से और धर्मा प्रोडक्शन से जो बड़ी बड़ी फिल्में आती थी जिनका बताया जाता था कि कलेक्शन 1000 करोड़ क्रॉस कर गया है, 1200 करोड़ क्रॉस कर गया है, ये सब झूठ बात थी। क्यों? क्योंकि उन फिल्मों में कभी भी वहाँ पर इनके सिनेमा हॉल्स में उतने दर्शक नहीं दिखे जितने आज धुरंधर में दिख रहे हैं। धुरंधर को तो लोग 2 बार 3 बार भी देख रहे हैं। हाँ, ए सर्टिफिकेट होने की वजह से कुछ बच्चे 18 साल से नीचे नहीं देख पा रहे होंगे, या हो सकता है उनके माँ बाप भी नहीं देख पा रहे होंगे, पर एक बड़ा वर्ग इस फिल्म को देख चुका है। दूसरी बात यह बताता है कि एक्चुअली बॉलीवुड का मार्केट साइज क्या है। फिल्में जितना बड़ा बिजनेस करती हुई दिखती हैं उतनी बड़ी होती नहीं है अगर हम कंपेयर करें बाकी इंडस्ट्रीज से। किसी भी, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर की प्रोडक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, उसका 50% स्टेक आधार पूनावाला जी ने परचेज कर लिया, 1000 करोड़ में किया। तो इसका मतलब है कि कंपनी की टोटल वर्थ 2000 करोड़ थी। आप देखें, इससे कहीं ज़्यादा वर्थ वाली कंपनीज MSMEs होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं या कुछ और प्रोडक्ट बना रही होती हैं, कुछ ब्रांड्स बना रही होती हैं, तुलना नहीं की जा सकती। पर या फिर कुछ कंपनीज जो मशीन्स में काम करती हैं या मशीन्स बनाती हैं, छोटे टूल्स बनाती हैं, इस प्रकार से। तो एक बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस, उसकी कुल वर्थ 2000 करोड़, और जब हम कंपेयर करते हैं किसी और प्रोडक्ट से, किसी और ब्रांड से, किसी और इंडस्ट्री के, किसी और बड़ी कंपनी से, तो बॉलीवुड तो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता है। तो बॉलीवुड यदि पैसे नहीं कमा रहा है या उतने पैसे नहीं कमा रहा है, तो फिर आखिर एक तो उसकी अर्निंग कहाँ से हो रही है, और दूसरा क्या वह इंडस्ट्री है भी। यदि बॉलीवुड एक प्रॉपर इंडस्ट्री होता जिसमें बिजनेसेस का इंटरेस्ट होता, तो टाटाज भी उसी बॉलीवुड में, उसी 100 साल में बॉलीवुड पैदा हुआ, उसी 100 साल में उसी मुंबई से टाटाज भी पैदा हुआ। टाटा ने 105 कंपनियां बनाई, पर बॉलीवुड के प्रोडक्शन में कभी हाथ नहीं लगाया, किसी फिल्म प्रोडक्शन में कभी हाथ नहीं लगाया। धीरू भाई अंबानी जी ने भी कभी नहीं लगाया, गोदरेज वालों ने भी कभी नहीं लगाया, बॉम्बे डाइंग वालों ने कभी नहीं लगाया। किसी ने इन बॉलीवुड के फिल्म प्रोडक्शन को एज अ बिजनेस में हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि यह एक बिजनेस नहीं है, यह एक जुआ है। हो सकता है एक प्रोडक्शन हाउस की 10 फिल्में फ्लॉप हो जाएं, हो सकता है एक प्रोडक्शन हाउस की 2-4 फिल्में से ही बहुत बड़ी आमदनी हो जाए। तो यह प्योर जुआ मोड है और बहुत सबसे महंगा जुआ है। लेकिन है क्या, ग्लैमर इतना है और पब्लिक अटेंशन ड्रॉ कर लेता है। पब्लिक को यदि कोई मैसेज कन्वे करना हो तो बॉलीवुड के इन स्टार्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, एक्टर्स के माध्यम से पब्लिक को मैसेज, मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम है। पैसे भले ना अर्न कर रहा हो, पर इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा मीडियम है। इसलिए लोग उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं जिनके पास कहीं से भी पैसा आता रहता है। जैसे 80s के टाइम में अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा था, 80s 90s के टाइम में। फिर डायमंड के बिजनेस ओनर्स थे, झामू सुगन जी, भरत शाह जी, वह लोग फाइनेंस करते थे। और भी किस प्रकार से लोग फाइनेंस जुगाड़ते थे वो एक अलग कहानी है। फिर कॉर्पोरेट्स किसी तरीके से आए, बैंक्स कभी लोन नहीं देते, बैंक्स बड़ी मुश्किल से। फिर बीच में जो कॉर्पोरेट्स आए, उन्होंने किसी तरीके से एक वाइबल बिजनेस बनाने का प्रयास किया, पर वह कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं, वो हम देख रहे हैं। दूसरा, किसी भी इंडस्ट्री की पहचान होती है कि उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन क्या है, उनका वर्थ क्या है, क्या उनके IPOs निकल रहे हैं, क्या जनता को उसमें विश्वास है, क्या जनता उनके शेयर्स खरीद रही है। एक ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। क्या बॉलीवुड की बड़ी बड़ी कंपनीज, यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, किसी ने, या जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, किसी का कभी IPO निकला? 50-50 साल काम करने के बाद भी आज भी ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डिंग है इनकी। क्यों नहीं कोई इनकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करता है अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो, या इतना बड़ा बिजनेस है तो।
एक मुक्ता आर्ट्स ने जो सुहास गईवाली थी, उनका ही IPO निकला था, वह भी तब जब उनको अपना इंस्टीट्यूट बनाना था, फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स एक वैलिड रेगुलर बिजनेस होते हैं जो कि फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स उतने थे नहीं। तो वो भी मुंबई में है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारे रईस बाप के बच्चे वहाँ पढ़ने चले जाते हैं क्योंकि कुछ और नहीं कर सकते, तो विस्लिंग बूट्स में पढ़ रहे हैं। यही इसी प्रकार के बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और भी बनी हुई हैं, काफ़ी लवली यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, और इस तरीके से फिल्म मेकिंग की नहीं है, पर वो ऐसी हैं कि वहाँ पे एजुकेशन कम, ग्लैमर ज़्यादा है। ठीक, फाइन। तो इंस्टीट्यूट्स एक सॉलिड बिजनेस होते हैं जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो भी एजुकेशन जिस फॉर्मेट में भी दी जा रही है। कमिंग बैक टू धुरंधर, तो धुरंधर को बैक कौन कर रहा है? धुरंधर को बैक किया जियो स्टूडियोज़ ने। अब आप कहेंगे कि अरे अंबानी ने तो स्टूडियो खोल रखा है। इसलिए खोल रखा है क्योंकि अंबानी इंटरटेनमेंट में वही काम करना चाह रहे हैं जो हॉलीवुड में डिज्नी करता है। अंबानी ने जियो हॉटस्टार के माध्यम से अपना प्लेटफॉर्म भी बना लिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उनके पास है, तो उस प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट भी तो चाहिए। तो वह प्रोडक्ट, अब जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, ये लोग आते हैं भारत में, कुछ शोज़ अप्रूव करते हैं, वो बनने शुरू होते हैं, कुछ फिल्में ये ख़रीद लेते हैं, कुछ फिल्मों को ये कहते हैं कि आप हमारे लिए बना दो। तो जैसे बारामूला है, फिर सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। शाहरुख खान की बिटिया की फिल्म थी, सुहाना खान की क्या फिल्म, आर्चीज़, वह सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। तो वो शोज़ ये नेटफ्लिक्स ग्रीन लिट करता, हाँ ठीक है, इतना पैसा हमसे ले लो, बना के दे देना। तो जियो भी तो अपने लिए कई सारी फिल्में बनाएगा ना, और उसको एक वाइबल बिजनेस मॉडल रखेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन प्रोड्यूसर है और कौन कितना कंट्रोल करता है फिल्मों में। तो जियो के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है, इसलिए उन्होंने जियो स्टूडियोज़ करके अपना इंटरनल फिल्म प्रोडक्शन भी खोल रखा है। जिसके पास डीप पॉकेट्स हैं वही खोलता है। अनिल अंबानी ने भी एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला था, वो बर्बाद हो गए थे। वो हॉलीवुड के साथ गए थे टाइप करने। हॉलीवुड अपने आप में अमेरिकन डीप पॉकेट का बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा टूल है। कितना पैसा कमाते हैं, उनके क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, वो तो एक अलग बात है, पर वह दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती हैं, उस पर उसका कंट्रोल होता है। IP रहता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं फिल्मों के, चूँकि लगातार फिल्में कहीं ना कहीं चल ही रही हैं, कहीं नेटफ्लिक्स पे चल रही कुछ, तो एक रेवेन्यू जाता रहता है। टीवी शोज़ के रेवेन्यूज़ आप देखें, बड़े बड़े टीवी शोज़ हुए, सूट्स हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, फ्रेंड्स हुआ, तो इन सब में क्या होता है, एक्टर्स धीरे धीरे जो फेमस हो जाते हैं वह इनके रिकरिंग रेवेन्यू में अपना शेयर लेते हैं कि कभी भी जीवन में कभी भी यह शो कहीं भी चल रहा होगा, एक रिकरिंग रेवेन्यू अगर वहाँ से आ रहा है तो वह एक्टर्स और स्टार्स और जिसका जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है वैसा जाता है। वो तो हॉलीवुड के अपने मॉडल्स हैं। भारत में IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा जो धनी कंपनी है वह टी सीरीज़ के जो गाने थे जो गुलशन कुमार जी के टाइम में निकले, वो आज भी यूट्यूब पे चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, और टी सीरीज़ के सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस भी हैं। तो इस तरफ से टी सीरीज़ का अपना एक रेवेन्यू मॉडल तय, फिल्मों से नहीं है, म्यूज़िक से। इसीलिए टी सीरीज़ कुछ भी किधर भी, लेकिन बने रहने के लिए अपना एक विंडो, अपना प्रचार करने के लिए वो फिल्में पैसा डालता रहता है। कभी कभार सिंगल वीडियोस बनाता रहता है, रिलीज़ करता रहता है, कभी अपने पुराने गानों का रिहैश करके डाल देता है। तो कहने का मतलब बॉलीवुड एक्चुअल इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, पैसा कहाँ से आता है इनको? एडवर्टीजमेंट से, ब्रांड से, ब्रांड एंडोर्समेंट से। ये इनका मेन एक्टर्स का, स्टार्स का, इवन टेक्नीशियंस का, उस एड्स से ही इनका पैसा आता है, और टीवी इंडस्ट्री से आता है, क्योंकि एड्स इंडस्ट्री ही टीवी इंडस्ट्री को फंड करती है। एडवर्टीजमेंट टीवी पर आता ही आता है। कोई भी चैनल आप देख लीजिए, किसी भी समय देख लीजिए, कोई ना कोई किसी न किसी प्रोग्राम के बीच में ऐड चल रहा होगा। तो एक सेट बजट है जो खर्चा करना ही करना है। किसका है ये बजट? FMCG कंपनीज का, ज़्यादातर जो मैगी, नेस्ले, कोलगेट, पामोलिव और आपकी पेप्सिको, ये मैं ब्रांड्स के नाम नहीं, कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, जो एक बड़ा बजट खर्चा करती हैं। यूनिलीवर, साबुन तेल वगैरह वगैरह, लक्स इत्यादि इत्यादि, ITC, तो इनका एक बड़ा बजट होता है जो इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना होता है, क्योंकि ये हमारे आपके डेली यूज़ की चीज़ें हैं, कोई न पूरी जनता खरीद ही रही है, तो ये एक बेसिक रेवेन्यू बना हुआ है। इसका एक पार्ट एडवर्टाइजमेंट में जाता है और एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा
ब्रांडिंग, बॉलीवुड एक्टर, स्टार्स और आपकी टीवी इंडस्ट्री को फंड करता है। तो ये एक सेट बिजनेस है। इसीलिए एकता कपूर की बालाजी को IPO हो चुका है, ठीक है। खैर वो अलग अलग घटिया काम भी करती है, वो एक अलग कहानी है। पर कहने का मतलब है कि बॉलीवुड फिल्म मेकिंग एक प्रचार का माध्यम है और इन्फ्लुएंस का माध्यम है। इसीलिए नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन भी भारत में हज़ारों करोड़ों रुपया खर्चा करके यहाँ के शोज़ या तो बनवाते हैं या यहाँ की फिल्में खरीद लेते हैं जो चल रही होती हैं, क्योंकि उससे उनको नए नए कंटेंट देते रहना है। यही उनका मॉडल है। और जो भी अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें जिससे भी वो रेगुलर पैसा लेते रहें। पर दोनों ही अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स या जितने आपके ये शोज़ हैं, सोनी लिव वगैरह, ये कोई ऐसा प्रॉफिटेबल मॉडल अभी तक नहीं आया है। सिंस इस बिज़नेस में रहना है, करना है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बजट दिया जाता है कि इस स्पेस में हम खाली नहीं रह सकते हैं। जैसे सोनी लिव है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सोनी के सारे जितने शोज़ थे वो सोनी लिव ऐप पे डाल दिए, क्योंकि अब लोगों के घरों में टीवी का जो पुराना फॉर्मेट था केबल का कि चैनल बदल रहे हैं, वह भी हट के लोग ऐप बेस्ड टीवी पर आ रहे हैं, स्मार्ट टीवीज़ पर आ रहे हैं। तो उस स्पेस में रहना है, इसलिए लोग अपना OTT खोल रहे हैं या शोज़ बना रहे हैं। पर क्या यह रेवेन्यू पैदा कर रहा है? नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत हुई है सिनेमा हॉल्स के साथ में, क्योंकि अब सिनेमा हॉल्स में सिर्फ वो फिल्में चल रही हैं जिनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है। वर्ड ऑफ माउथ, धुरंधर लोग रिकमेंड कर रहे हैं, सैयारा लोगों ने रिकमेंड की। और आपका मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? महाअवतार नरसिम्हा, कांतारा और इस प्रकार से इस साल की ही फिल्मों के नाम ले रहा हूँ, तो उनका अनुभव फिल्मों का बहुत अच्छा रहा सिनेमा में देखने का। तो उस वह अनुभव जो फिल्में दे पा रही हैं, बस वही चल रही हैं। बाकी तो थोड़ा मोड़ा भी कोई नहीं चल रहा। बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, 2 लोग 3 लोग भी देखने नहीं जा रहे। तो ये एक बड़ा पहले ये बीच में ऐसा नहीं था। बीच में छोटी फिल्में भी चलती रहती थी, हॉलीवुड की फिल्में भी आती थी, वो भी चलती रहती थी। अभी धुरंधर के साथ में देखिए जेम्स कैमरॉन की अवतार फिल्म रिलीज़ हुई है, 3rd पार्ट है उसका, और पता चल रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा हिट नहीं हो रही, जबकि जनता जाती है देखने, बच्चे भी जाते हैं देखने। पर यह है कि क्या स्पेक्टिकल दे पा रहे हैं, क्या अनुभव दे पा रहे हैं। तो धुरंधर के बिज़नेस के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि बॉलीवुड का एक्चुअल बिजनेस साइज़ क्या है, कौन इसमें फज कर रहा था। बाहुबली, RRR वगैरह जो पैन इंडिया फिल्में थी, उनका बिजनेस हाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हर लैंग्वेज में उन्होंने बनाकर साथ में रिलीज़ की थी फिल्म अपनी। अभी धुरंधर पैन इंडिया नहीं, अभी धुरंधर का वापस से जितना कई सारी लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है कि उसको वहाँ रिलीज़ किया जाएगा, उसको पैन इंडिया बनाया जाएगा। हो सकता है धुरंधर 2 में यह कार्य हो जाए, धुरंधर 2 तक, पर देखते हैं। तो धुरंधर का फिर से बिजनेस बढ़ेगा जब वो पैन इंडिया रिलीज़ लेगी अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो और ज़्यादा बिजनेस होगा। तो बाहुबली, RRR का यदि बिजनेस ज़्यादा था तो समझ में आता है। पर जो जवान पठान का था, क्योंकि जवान पठान में तो जनता दिखी नहीं हॉल में, इतना किसने देखा, इतनी पब्लिक। जैसे धुरंधर के शोज़ दिख रहे हैं कि रात के 11 बजे लोग जा रहे हैं, सुबह 4 बजे आ रहे हैं, फिर सुबह 6-7 बजे के शोज़ हो रहे हैं। रजनीकांत जी की फिल्मों के लिए होते हैं इस तरीके से। कोई जवान पठान का किसी का कोई शो नहीं, तीसरे दिन से खाली। तो सारे नंबर्स फज थे। अब क्या मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है वो एक अलग कहानी है, क्योंकि बॉलीवुड में तो सब सब्जेक्टिव है मैटर। कोई कितना भी रेट बता देता है प्रोडक्शन का या अर्निंग का, क्या करते हैं पता नहीं। तो वो हमेशा से उनका बिजनेस वाइज बहुत डाइसी रहा है, क्योंकि इनकी किसी भी कंपनी का कोई भी बुक पब्लिक में नहीं दिखता है। IPO होता है तो यह भी होता है कि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बॉलीवुड जो है एक मात्र प्रचार भर का माध्यम है, बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। और इसके जो एक्टर्स हैं, इन लोग को खुद ही नहीं पता कि अगली फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, कितना चलेगी। तो जिसकी अपनी ज़िंदगी का ठिकाना नहीं, हम लोग उनसे तो ज्ञान न लें अपने जीवन के बारे में। नवाजुद्दीन कहाँ गए पता नहीं, अनुराग कश्यप कहाँ रहते हैं पता नहीं, ये लोग अब एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम क्या है पता नहीं। बस वही है, शोज़ हैं, लाइव शोज़ हैं म्यूज़िक वालों के, और फिर टीवी से थोड़ा बहुत किसी अगर शोज़ मिल गए,
ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल गए, फिर कहीं भी लोग पब्लिक में चले जाते हैं सेलिब्रिटी बन के कि आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, तो हर अपीयरेंस का चार्ज कर लेते हैं। यही सब तरीके हैं। फिल्मों के माध्यम से कोई इतना नहीं कमा रहा, तो फिल्मों का बिज़नेस जो है वो एक्चुअल बिज़नेस नहीं है, वो जुआ है। बस यही कहना था। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आपको बातें अगर उचित लगी हों तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपकी राय क्या है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।